तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे मेडिकल रहस्य की तह तक जाने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आइए इस मंजर की कल्पना करते हैं। अप्रैल 2026 का समय है और उशुआया से एक बेहद शानदार क्रूज जहाज अंटार्कटिका के सफर पर निकलता है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह ड्रीम क्रूज बहुत जल्द एक खौफनाक सपने में बदलने वाला है। एक बेहद शांत सफर जो अचानक एक ऐसे अनदेखे दुश्मन का शिकार बन गया जिसे किसी ने आते हुए नहीं देखा। सफर शुरू हुए बमुश्किल 5 ही दिन बीते थे कि एक 70 साल के डच पैसेंजर को अचानक बुखार और तेज सिरदर्द होने लगता है। शुरुआत में तो लगा कि शायद कोई आम सी बीमारी है, लेकिन फिर उन्हें सांस लेने में इतनी भयंकर तकलीफ होने लगी कि 11 अप्रैल को जहाज पर ही उनकी दुखद मौत हो गई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 24 अप्रैल को जब उनकी पत्नी साउथ अफ्रीका से एम्स्टर्डम लौटने के लिए अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रही थीं, वो एयरपोर्ट पर ही अचानक कोलैप्स कर जाती हैं और महज 2 दिन बाद 26 अप्रैल को उनकी भी जान चली जाती है। मतलब एक अनजान खतरा बिल्कुल खामोशी से अपना काम कर रहा था। 2 मई आते आते जब ये पूरी क्राइसिस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO तक पहुंचती है, तो जो डायग्नोसिस सामने आता है वो सच में दहला देने वाला था। ये था हंता वायरस और इसका डेथ रेट पूरे 50%। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ये वायरस इन्फेक्ट करता है तो बचने के चांसेस सिर्फ 50-50 हैं। और सबसे डराने वाली बात तो ये है कि आज तक इसकी कोई भी FDA अप्रूव वैक्सीन या पक्का इलाज मौजूद ही नहीं है। ये आंकड़ा अपने आप में इस इमरजेंसी की गंभीरता को बयान कर देता है। खैर, 2026 के इस खौफनाक क्रूज हादसे को पूरी तरह समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। 1950 के दशक से लेकर आज तक की टाइमलाइन अगर हम देखें तो पता चलता है कि यह कोई नया खतरा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा पैथोजन है जिसका इतिहास कई दशकों पुराना और एक जासूसी कहानी की तरह उलझा हुआ रहा है। तो आइए इस वायरस के ओरिजिन और इसके सफर को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इतिहास में गोता लगाने से पहले ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये हंता वायरस है क्या चीज़। असल में ये कोई एक अकेला वायरस नहीं है, बल्कि चूहों से फैलने वाले वायरसेस की एक पूरी की पूरी फैमिली है और ये अलग अलग इलाकों में अपना अलग रूप दिखाती है। जैसे एशिया और यूरोप में ये HFRS के रूप में सामने आता है, जो सीधे किडनी फेलियर और इंटरनल ब्लीडिंग का कारण बनता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ये HPS नाम की बीमारी पैदा करता है, जहां फेफड़ों में फ्लूइड या पानी भर जाता है और इंसान की सच में दम घुटने से मौत हो जाती है। तो अब हम चलते हैं इतिहास के उस पन्ने पर जहां इस वायरस ने पहली बार अपना सबसे भयानक रूप दिखाया था। बात है 1950 के कोरियन वॉर की। उस समय साउथ कोरिया में तैनात 3000 से भी ज्यादा अमेरिकन सैनिक अचानक एक ऐसे दुश्मन का शिकार हो गए जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें अचानक तेज बुखार हुआ और उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। करीब 15% जवानों की मौत हो गई। उस वक्त डॉक्टर्स इतने हैरान थे कि उन्हें लगा शायद ये कोई केमिकल वेपन है। इस रहस्य को सुलझने में पूरे 30 साल लग गए। आखिरकार 1980 में साउथ कोरियन वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो वांगली ने इस वायरस को खोज निकाला और इसे हंता नदी के नाम पर हंता वायरस का नाम दिया। लेकिन अगर हम इस वायरस की सबसे ड्रामेटिक और डरावनी घटना की बात करें तो वो मई 1993 में सामने आई। अमेरिकन साउथ वेस्ट में रहने वाली नावाहो ट्राइब के बिल्कुल स्वस्थ और युवा लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। उनके फेफड़ों में पानी भर जाता और महज कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती। और इसका शुरुआती डेथ रेट सुनकर तो कोई भी सन रह जाए, 75%। जी हां, शुरुआत में हर 4 में से 3 इन्फेक्टेड लोगों की जान चली गई। दुनिया भर के बेहतरीन साइंटिस्ट्स दिन रात एक कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। और यहीं पर हमें एक बहुत ही कमाल की बात देखने को मिलती है, कैसे कभी-कभी हमारे मॉडर्न साइंस को पारंपरिक ज्ञान की जरूरत पड़ जाती है। जब वैज्ञानिक पूरी तरह से हार मान चुके थे, तब ट्राइबल एल्डर्स ने एक ऐसा सुराग दिया जिसने सब कुछ सुलझा दिया। नवाहो आदिवासियों की ओरल हिस्ट्री में ये बात सदियों से दर्ज थी कि जब भी भारी बारिश होती है तो चिलगोजे यानी पाइन नट्स की पैदावार बेतहाशा बढ़ती है और जाहिर है उन्हें खाने के लिए चूहों की गिनती भी अचानक से बढ़ जाती है। बस यही वो पारंपरिक ज्ञान था जिसने साइंटिस्ट को बिल्कुल सही दिशा दी। आइए इस पूरी चेन रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हुआ ये था कि 1991-92 में एक बहुत बड़ा अल नीनो आया था, जिसकी वजह से उस इलाके में भारी बारिश हुई। इस बारिश ने एक एनवायरमेंटल ट्रिगर दबा दिया।
पाइन नट्स की फसल सचमुच एक्सप्लोड कर गई, पैदावार आसमान छूने लगी। ज्यादा खाने का सीधा सा मतलब था चूहों की पॉपुलेशन में भारी उछाल, और जितने ज्यादा चूहे, वायरस के फैलने का खतरा ठीक उतना ही ज्यादा। ये एकदम साफ दिखाता है कि कैसे मौसम में आया एक छोटा सा बदलाव एक जानलेवा वायरस के आउटब्रेक का कारण बन सकता है। अब ऐसा नहीं है कि ये वायरस सिर्फ अमेरिका या कोरिया तक ही सीमित है, ये खामोशी से पूरी दुनिया में फैल चुका है। लंबे समय तक ये माना जाता था कि भारत में इसका कोई नामोनिशान नहीं है, लेकिन 2005 से 2008 के बीच तमिलनाडु के वेल्लोर में हुई एक स्टडी ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। वहां गोदामों में काम करने वाले और इरूला ट्राइब के चूहे पकड़ने वाले लोगों में इसके केसेस सामने आए। और तो और, जब जनरल पॉपुलेशन को टेस्ट किया गया तो लगभग 4% लोगों में इसकी एंटीबॉडीज मिली। मतलब ये साइलेंट किलर पूरी दुनिया में अपनी जगह बना चुका है। अब यहाँ एक ऐसा सवाल आता है जिसने दुनिया भर के वायरोलॉजिस्ट्स की रातों की नींद उड़ा दी थी। अब तक सबको पक्का यकीन था कि ये वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में आता है, लेकिन सवाल ये था, क्या हंता वायरस सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है? जरा सोचकर देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये वायरस कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। ये मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होने वाला था। और दुर्भाग्य से 1996 में इस खौफनाक सवाल का जवाब हाँ में मिला। दक्षिणी अर्जेंटीना में एक ऐसा आउटब्रेक हुआ जिसने वायरोलॉजी के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। ये था एंडीज स्ट्रेन। हंता वायरस की पूरी फैमिली में ये इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जिसमें सीधे इंसान से इंसान तक पहुंचने की ताकत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ इन्फेक्टेड लोग तो सुपर स्प्रेडर्स तक बन सकते हैं, जो एक साथ कई लोगों को बीमार कर सकते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी और डराने वाली खोज थी। लेकिन रुकिए, यहाँ घबराने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी और राहत देने वाली बात भी समझ लेते हैं। कोविड या फ्लू की तरह ये वायरस हवा में नहीं फैलता। इसकी ट्रांसमिशन विंडो बहुत ही छोटी होती है। बीमारी के लक्षणों की शुरुआत का बस एक दिन। इसके फैलने के लिए बहुत ही क्लोज फिजिकल कांटेक्ट और बॉडी फ्लूइड्स के एक्सपोजर की ज़रूरत होती है। तो आमतौर पर यह सिर्फ परिवार के सदस्यों के बीच या उन लोगों में फैलता है जो मरीज की बहुत करीब से देखभाल कर रहे होते हैं। तो अब इन सब जानकारियों के साथ वापस 2026 के उस घोस्ट शिप पर चलते हैं। आखिर उस क्रूज पर ये एंडी स्ट्रेन पहुंचा कैसे? इन्वेस्टिगेशन में आखिरकार वो स्मोकिंग गन मिल ही गई। असल में मार्च के महीने में वो डच कपल उशवाया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गया था। वहां वो गलती से एक ऐसे लैंडफिल यानी कूड़े के डंपिंग ग्राउंड के पास पहुंच गए जहां चूहों की भरमार थी। वो वहीं इन्फेक्ट हुए और अपनी उस एक दिन की बेहद छोटी ट्रांसमिशन विंडो के दौरान ही वो जहाज पर सवार हो गए। बस उसी एक दिन के अंदर ये वायरस जहाज के बाकी लोगों तक पहुंच गया। 10 मई को जब ये क्रूज जहाज स्पेन के टेनेरिफ आइलैंड पर डॉक हुआ, तब तक ये एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका था। डच पैसेंजर और उनकी पत्नी की जान जा चुकी थी। एक जर्मन पैसेंजर की भी मौत हो गई थी। 4 मरीजों को मेडिकल इवैक्यूएशन के जरिए अलग अलग देशों के आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। यहां तक कि जहाज के 2 भारतीय क्रू मेंबर्स को भी नेदरलैंड्स में क्वारंटीन में रखा गया, हालांकि उनमें कोई लक्षण नहीं थे। ये केवल साफ दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी घटना ने देखते ही देखते पूरी दुनिया को इन्वॉल्व कर लिया। इतने सारे देशों के लोगों के इन्वॉल्व होने और मौतों का आंकड़ा देखकर आम जनता में पैनिक फैलना बिल्कुल स्वाभाविक है। और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये अगली ग्लोबल महामारी की शुरुआत है? तो इसका जवाब है नहीं। WHO के मुताबिक इसका ग्लोबल रिस्क अभी बहुत कम है, और इसका सबसे बड़ा कारण वही है जो हमने अभी समझा कि ये हवा के जरिए नहीं फैलता और इसकी ट्रांसमिशन विंडो बहुत छोटी है, इसलिए इसे ग्लोबल पैंडेमिक बनने से आसानी से रोका जा सकता है। तो चूंकि इस वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, ऐसे में बचाव ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, और इसके लिए कुछ बहुत ही बेसिक और प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे घरों को अच्छी तरह से सील करना ताकि चूहे अंदर ना आ सकें, किसी पुराने बंद कमरे या धूल भरे गोदाम में जाते समय N95 मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करना, और अपने आसपास साफ सफाई रखना, खासकर कूड़े और खाने पीने की चीजों को सही से बंद रखना। सच कहें तो सही जानकारी और बेसिक हाइजीन ही हमारी सबसे मजबूत ढाल है। तो चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही अहम और गंभीर सवाल के साथ खत्म करते हैं। 1993 के नवाहो आउटब्रेक से हमने सीखा कि अल नीनो और बदलते मौसम का इन बीमारियों से कितना सीधा और गहरा कनेक्शन है। आज जब क्लाइमेट इतनी तेजी से बदल रहा है और नए अल नीनो दस्तक दे रहे हैं, तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि इस बदलती इकोलॉजी के बीच ऐसे और कितने साइलेंट खतरे हैं जो बस जागने का इंतजार कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, हमें इन अनदेखे खतरों के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।